नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएसवर्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती हैं मैजिकल कहानियां, जबरदस्त एक्शन और रोमांच से भरी कहानियां। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में हमें बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लेकर आए हैं हिडन एमीरजादा की नई कड़ी एपिसोड 31। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं तो जाकर जरूर देखें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 31। जया फर्श पर झुकी हुई थी, उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, ये सोचते हुए कि उसे उस मस्कुलर आदमी द्वारा मारा जाएगा, लेकिन जैसा उसने उम्मीद की थी वैसा कुछ नहीं हुआ। उसने उलझन में अपनी आंखें खोली और चौंक गई। अबीर, उसका बेकार दामाद, बाहर आया और उस आदमी की कलाई पकड़ ली। उसने महसूस किया कि उसके दिमाग ने उस पल के लिए काम करना बंद कर दिया था, वह आज हो रही चीजों को समझ नहीं पा रही थी। बेकार अबीर अचानक इतना बहादुर कैसे हो गया? डॉन एल्बर्ट को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इस समय उस बुढ़िया की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें मौत की इच्छा है? अबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम डॉन एल्बर्ट हो, है ना? तुम उस बास्टर्ड को पीट सकते हो, लेकिन एक कृपा करो और मेरी सास को मत छुओ। एल्बर्ट के चेहरे पर गहरा दुख छा गया। ये बूढ़ी औरत तुम्हारी सास है। तुम खुद को क्या समझते हो कि मेरे लिए एक कृपा करोगे? एल्बर्ट ने गुस्से में कहा, इस घमंडी चीज को पीट दो। अबीर ने अभी भी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान रखी और कहा, इतना जल्दी नहीं, पहले मुझे एक कॉल करने दो और मैं उसे तुम्हारे साथ बात करने दूंगा। उसने अपना फोन निकाला और सुदीप राय, ड्रीमलैंड के जनरल मैनेजर को कॉल किया। जैसे ही कॉल उठाई गई, दूसरी तरफ से आदमी ने सम्मानपूर्वक कहा, यंग मास्टर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? अबीर ने एक सामान्य टोन में कहा, क्या तुम एल्बर्ट रोड्स उर्फ डॉन एल्बर्ट को जानते हो? सुदीप ने शर्माते हुए कहा, हाँ, मैं उसे जानता हूं। सब कहते हैं कि वह अंडरवर्ल्ड का मालिक है, लेकिन मेरे लिए वह सिर्फ एक छोटे मोटे गैंगस्टर हैं। फिर उसने कहा, जब उसने सुना कि मैं चौहान परिवार के लिए काम करता हूं, तो उसने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्या तुम उसे जानते हो? अबीर ने कहा, ओह, मैं समझ गया, खैर वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। फोन पर एक जोरदार थप्पड़ सुनाई दिया। स्पष्ट रूप से सुदीप की टिप्पणी ने उसे नाराज कर दिया। धत तेरी, वह अपनी मौत को बुला रहा है। तुम अभी कहाँ हो? मैं तुरंत किसी को भेजूंगा कि उस बास्टर्ड को नष्ट कर दे। मैं उसे फोन दे रहा हूं, तुम खुद उससे बात कर लो। अबीर ने फोन एल्बर्ट को दिया और कहा, उठाओ। एल्बर्ट ने जिज्ञासा से भरा चेहरा बनाया। क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि वह अभिनय नहीं कर रहा था। क्या वास्तव में उसके पास कोई प्रभावशाली पृष्ठभूमि थी जिसके बारे में वह अनजान था? एल्बर्ट ने अबीर को ऊपर से नीचे तक संदेह से देखा। अबीर ने कुछ भी महंगा नहीं पहना था और उसके कपड़े शायद 500 रुपये से भी कम के थे। वह क्या कर सकता था? उसके पास किस तरह का समर्थन हो सकता था? नफरत के बावजूद एल्बर्ट ने स्वाभाविक रूप से फोन उठाया और संकोच में पूछा, नमस्ते, मैं डॉन एल्बर्ट हूं, आप कौन हैं? आप इस आदमी की रक्षा करने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? सुदीप ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, एल्बर्ट रोड्स, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मेरे यंग मास्टर को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को आज रात खत्म कर दूंगा। जैसे ही आवाज डॉन एल्बर्ट के कानों में गूंजती है, उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा और उसने आवाज को सुदीप के रूप में पहचान लिया, वह आदमी जिसे वह अपने साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। क्या उसने अभी कहा कि उसने उसके यंग मास्टर को नाराज किया? क्या यह आदमी उसके सामने है? इसके अलावा सुदीप को यह भी पता था कि उसके पूरे परिवार में 25 सदस्य हैं। क्या उसने वास्तव में उसकी पृष्ठभूमि का पूरी तरह से अध्ययन किया था? सुदीप चौहान परिवार का प्रतिनिधि था। चौहान परिवार का प्रभाव और शक्ति इतनी विशाल और मजबूत थी कि उसे नष्ट करना उसके लिए एक चींटी को कुचलने जितना आसान था। एल्बर्ट के पैर जेली की तरह हो गए और वह डर से कांपने लगा जब उसने सुदीप की गुस्से भरी आवाज सुनी। उसने हकलाते हुए कहा, मिस्टर सुदीप, कृपया शांत हो जाइए। चुप रहो, सुदीप ने चिल्लाया, हमारे यंग मास्टर की पहचान बहुत गोपनीय है। अगर तुमने इसे थोड़ी सी भी लीक की, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस दुनिया से मिटा दूंगा। एल्बर्ट का शरीर जोर से कांपने लगा, जैसे पार्किंसन के मरीज। उसने जल्दी से कहा, मुझे खेद है, मिस्टर सुदीप, मुझे बहुत खेद है। मैं इसे सही तरीके से संभालूंगा।
मिस्टर सुदीप का नाम ही उसे इतना डरा देता था कि वह अपने पैंट में पेशाब कर दे, खासकर जब वह जानता था कि चौहान परिवार पूर्वी क्लिफ में एक दिव्य अस्तित्व है जिसे वह दूर से ही सम्मान कर सकता था। आज उसने चौहान परिवार के यंग मास्टर को सीधे चुनौती देने की हिम्मत की। जब यह विचार उसके दिमाग में आया, एल्बर्ट ने अबीर की ओर देखा और घबराते हुए कहा, मिस्टर अबीर, मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी सास है। यह मेरी गलती है, मुझे खेद है, कृपया मुझे माफ करें। तुरंत उसके पैर जेली की तरह हो गए और वह अबीर के सामने झुक गया। वहां मौजूद सभी लोग गंभीर आश्चर्य में थे जब उन्होंने डॉन एल्बर्ट को अबीर के सामने झुकते और उससे माफी मांगते देखा। यहां तक कि मिस्टर भगत भी एल्बर्ट की नज़र में एक बुरा आदमी था, लेकिन यह युवा आदमी उसे झुकने पर मजबूर कर सकता था। वह वास्तव में कौन था? एल्बर्ट के लोग भी चौंक गए। डॉन एल्बर्ट अंडरवर्ल्ड का राजा था। उस लड़के के पास कौन सी पृष्ठभूमि थी जो डॉन एल्बर्ट को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर दे? वैसे भी अबीर एल्बर्ट की जान लेने का इरादा नहीं रखता था। उसके लोग उसकी सास को पीट रहे थे, न कि उसे। इसके अलावा ईमानदारी से कहें तो अबीर को अपनी सास को पीटते हुए देखना बहुत मजेदार लग रहा था। इसलिए उसने एल्बर्ट से कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें उसकी ठगी गई हर पैसे की वापसी करनी होगी, ब्याज सहित। एल्बर्ट ने तेज सांस ली, ये सोचकर कि अबीर उसे माफ कर रहा है। उसने जल्दी से सिर झुकाया और कहा, चिंता मत करो, मैं इसे तुरंत कर दूंगा। फिर उसने एक्सल की ओर मुड़कर चिल्लाया, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जल्दी जाओ और इसे करो। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। जया ने पूरी घटना को देखकर चौंक गई। एक पल के लिए जया ने महसूस किया कि अबीर अचानक बड़ा और मजबूत हो गया है। क्या अबीर वास्तव में परिवार में बदनाम लूजर था? इस बीच एक्सल उनके पास एक काले सूटकेस के साथ दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा भूत की तरह पीला था। वह जया के पास गया और नर्वसली कहा, आंटी, आपकी पूंजी 1.3 करोड़ रुपए है और जो रिटर्न हमने आपको वादा किया था वह 2 लाख रुपए है, कुल मिलाकर 1.5 करोड़ रुपए। यहाँ 2 करोड़ रुपए हैं, अतिरिक्त 5 लाख रुपए हमारी ओर से माफी का प्रतीक है। कृपया इसे स्वीकार करें। जया स्तब्ध रह गई और वह एक मूर्तिकला की तरह जम गई। कब से उसके बेकार दामाद के पास इतनी प्रभावशाली शक्ति थी? न केवल उसे उसकी पूरी रकम वापस मिल रही थी, बल्कि इसके अलावा वे उसे अतिरिक्त 5 लाख रुपए भी दे रहे थे। जया खुशी से झूम उठी और थोड़ी अविश्वास में एक्सल के बयान को सुनकर। उसका पैसा 1.3 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए में कैसे बढ़ गया? एक्सल ने तेजी से सिर हिलाया। बिल्कुल, ये सब आपका है। वाह, यह अद्भुत है, जया ने खुशी से चिल्लाई। जया का पैसा वापस मिलने के बाद बाकी बुजुर्ग लोग तनाव में थे। उन्हें लगा कि चूंकि जया का पैसा वापस मिल गया है, उन्हें भी वही उपचार मिलना चाहिए, है ना? इसलिए उनमें से कुछ ने शुरू किया, मिस्टर जॉर्डन, हमारे पैसे का क्या? एक्सल ने एल्बर्ट की ओर देखा, चिढ़ते हुए। एल्बर्ट को सभी पैसे लौटाने में भारी मन था, लेकिन वह चौहान परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता था, वह अपनी जान भी खो सकता था। उसने कहा, बस वापस करो, सभी को वापस करो। अबीर के लिए वे अपनी पूंजी और लाभ वापस ले लेंगे। वीर ने जोरदार समर्थन किया। तभी अबीर की ठंडी आवाज सुनाई दी, डॉन एल्बर्ट, तुम, मेरे लिए, का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? एल्बर्ट चौंक गया। मिस्टर अबीर, आप क्या मतलब है? मुझे खेद है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि इन लोगों के पैसे का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने पैसे लौटाना चाहते हो या नहीं, लेकिन अगर तुमने ये कहा कि तुम उनके पैसे मेरे लिए लौटा रहे हो, तो मुझे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं होगा। इसके विपरीत, न केवल वह उनकी मदद नहीं करेगा, बल्कि यह भी एल्बर्ट को एक संकेत था कि अगर उसने इन बुजुर्गों को उनका पैसा लौटाने की हिम्मत की, तो वह उसकी इच्छा के खिलाफ जा रहा था। उसने गंभीरता से जवाब दिया, ठीक है मिस्टर अबीर, मैं समझ गया। उसने एक्सल की ओर देखा और कहा, मिस्टर अबीर और उसकी सास ही हमारी एकमात्र चिंता है। बाकी सबको नजरअंदाज करो। कुछ ने अबीर की दया के लिए भी भीख मांगी, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। अब वे कैसे उसकी मदद के लिए आ सकते थे जब उन्होंने देखा कि डॉन एल्बर्ट उसके प्रति कितना विनम्र था? तुम सब नरक में जाओ। जया ने देखा कि बुजुर्ग लोग अबीर के पास आकर उससे भीख मांग रहे थे। एल्बर्ट ने गुस्से में चिल्लाया, बंद करो। तुम सब, जो भी एक और शब्द कहने की हिम्मत करेगा और मिस्टर अबीर को नाराज करेगा, मैं उसे मार दूंगा। तुरंत शोर बंद हो गया और बुजुर्ग लोग चुप हो गए। एल्बर्ट ने केविन की ओर देखा और पूछा, मिस्टर अबीर, क्या ये मिस्टर भगत तुम्हारा दोस्त है? अबीर ने केविन की ओर देखा और केविन ने तुरंत भीख मांगी, अबीर, अबीर, डॉन एल्बर्ट से कह दो कि हम दोस्त हैं। अबीर ने उदासीनता से कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानता।
तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो, जब तक तुम उसे तब तक छोड़ दो जब तक तुम थक नहीं जाते। एल्बर्ट ने जानबूझकर सिर हिलाया और अपने लोगों को नियंत्रित किया। धत तेरी, इस लड़के को पीट दो, ये बास्टर्ड बहुत ही बुरा है। केविन ने डर में चिल्लाया। अबीर, मुझे खेद है, मुझे बहुत खेद है, कृपया मेरी मदद करो, कृपया। अबीर ने उसे ठंडी नज़र से घूरा और फुसफुसाया, मेरे पास तुम्हारे साथ कोई विवाद या संबंध नहीं है, लेकिन तुमने मुझे लगातार तंग किया और मजाक उड़ाया, और अब तुम मेरी मदद चाहते हो। ये सपना देखो। केविन टूट गया और रोने लगा। अबीर, मुझे सच में खेद है, कृपया मेरी मदद करो। अबीर की नाराजगी को देखते हुए एल्बर्ट ने अपने लोगों से चिल्लाया, धत तेरी, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे पकड़ो अब, तुरंत। केविन के मुंह से खून बहने लगा और उसके कुछ दांत टूट गए, लेकिन एल्बर्ट के बॉडीगार्ड रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा। हर एक बार जो उन्होंने केविन के चेहरे पर किया, वह तेज और कठोर था। एल्बर्ट ने अबीर की ओर देखा और प्यारी मुस्कान के साथ पूछा, मिस्टर अबीर, क्या आप हमारे काम से संतुष्ट हैं? अबीर ने हल्का सा सिर हिलाया। बहुत अच्छा, ठीक है, अब मुझे जाना है। एल्बर्ट ने अबीर को पेशेवर तरीके से अपना नाम काट दिया और कहा, मिस्टर अबीर, यह मेरा नंबर है, कृपया मुझे कॉल करें अगर आपको कोई काम करना है, मैं हमेशा एक कॉल की दूरी पर रहूंगा। अबीर ने हल्का सा सिर हिलाया और कार्ड अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने जया की ओर मुड़कर कहा, माँ, अब देर हो रही है, चलो घर चलते हैं। जया का चेहरा पहले की पिटाई से जल रहा था। वह खुशी से मुस्कुराई जब उसने सूटकेस को देखा और उस अतिरिक्त 7 लाख रुपये के बारे में सोचा जो उसने कमाए थे। जब उसने अपने दामाद को देखा, वह वास्तव में अद्भुत था। अबीर ने सूटकेस उठाया और जया के साथ जाने वाला था जब बुजुर्ग लोग अबीर के सामने इकट्ठा हो गए और गंभीरता से कहा, अरे अबीर, यह मेरी गलती थी कि मैंने गलत पेड़ पर भौंका। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम आज के युवाओं के लिए एक आदर्श हो। हाँ अबीर, देखो तुम, बुद्धिमान और हैंडसम, तुम आज के बच्चों के लिए आदर्श हो। मेरा दामाद तुमसे कुछ भी नहीं है। और क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या तुम हमें मिस्टर जॉर्डन के साथ बातचीत करने में मदद कर सकते हो ताकि वह हमारा पैसा वापस कर दे, कृपया? ये हमारी मेहनत की कमाई है। अबीर ने असुविधा से भौंका और ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? सभी बुजुर्ग भारी साय के साथ चुप हो गए। अबीर की कठोर घोषणा पर बहुत पछताए। उन्हें खेद था कि उन्होंने अबीर का मजाक उड़ाया और उसका अपमान किया। पैसा ही उनकी सारी संपत्ति थी और अब ये सब चला गया। उनके पास केवल अपनी बकवास करने वाली जुबान को दोष देने के लिए था, और अबीर जैसे अद्भुत दामाद की कमी थी। घर लौटते समय जया ने शरारती मुस्कान के साथ अबीर से पूछा, अबीर, तुम डॉन एल्बर्ट को कैसे जानते हो? वह तुम्हारे प्रति इतना विनम्र क्यों है? अबीर ने एक सामान्य टोन में कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। मैं उसके जैसा कोई नहीं जानता। मैंने बस एक दोस्त को कॉल किया जो इतना प्रभावशाली है कि एक्सेल को पैसे लौटाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि अबीर के पास कुछ प्रभावशाली शक्ति है जिसके बारे में वह अनजान थी, लेकिन अंत में उसने किसी से मदद मांगी। इस परिणाम ने किसी तरह उसकी अबीर के प्रति पूर्वाग्रह को बढ़ा दिया। उसने कहा, अबीर, मैं चाहती हूं कि तुम आज की घटना के बारे में मुझसे कोई बात न करो और किसी को न बताओ। मैं बूढ़ी हूं, लेकिन मेरी गरिमा है। ठीक है, अबीर ने कमजोर मुस्कान के साथ सहमति दी। ठीक है माँ, मैं समझ गया। जया की चिंता को सुझाने के बाद जया और अबीर अलग हो गए। सूटकेस को खुशी से गले लगाते हुए जैसे कोई बच्चा लॉलीपॉप पकड़े हो, जया बैंक में जमा करने गई जबकि अबीर घर गया। उसने अजीब तरीके से पूछा, प्रिय, फोन पर कौन था? आरोही खुशी से चिल्लाई, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड वंदना है। क्या तुम उसे याद करते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। अबीर ने सिर हिलाया और आगे कहा, वह पहले विस्तारा हिल्स में पढ़ती थी और तुमसे बहुत करीब थी। अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो वह ईस्टक्लिफ के प्रसिद्ध गुप्ता परिवार की बेटी है ना? हाँ, आरोही ने कहा, वंदना का परिवार ईस्टक्लिफ में काफी प्रसिद्ध है। अबीर ने मुस्कान के साथ पूछा, तो ये क्या है? क्या वह विस्तारा हिल्स में एक दौरे पर आ रही है? केवल दौरे के लिए नहीं, वह यहाँ काम करने आ रही है। अबीर ने चौंकते हुए कहा, वह ईस्टक्लिफ के एक प्रसिद्ध परिवार की बेटी है। वह अपने परिवार के व्यवसाय में क्यों नहीं काम करती, बल्कि यहाँ क्यों आ रही है? मुझे भी नहीं पता। उसने मुझे बताया कि वह एमग्रैंड ग्रुप के लिए काम करने जा रही है। अबीर ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक विचार चल रहा था। हालांकि गुप्ता परिवार चौहान परिवार के बराबर नहीं है, लेकिन उनके पास ईस्टक्लिफ में एक मजबूत आधार है। वंदना के पास अपने परिवार के व्यवसाय को छोड़कर विस्तारा हिल्स में एमग्रैंड में काम करने का कोई कारण नहीं है। क्या उसके पास कोई पूर्वाग्रह है जिसके बारे में मैं अनजान हूं?
संदेह भरे विचार अबीर के मन में चल रहे थे और इस समय उसके पास कोई सुराग नहीं था, इसलिए वह केवल इंतजार कर सकता था जब तक वंदना एमरान ग्रुप में शामिल नहीं हो जाती और रितिका उसकी पृष्ठभूमि और उद्देश्यों की जांच नहीं कर लेती। इस बीच आरोही ने अपनी कनपटी पर हाथ मारते हुए जैसे अचानक एक विचार उसके दिमाग में आया और कहा, ओह हाँ अबीर, मुझे कल एमरान ग्रुप के साथ एक मीटिंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी। क्या तुम वंदना को एयरपोर्ट से ले आ सकते हो? उसके लिए लंच का भी इंतजाम करो। अबीर ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं कल कुछ इंतजाम करूंगा। जब तुम वहां हो तो एक अच्छे स्थान की तलाश करो और खर्चों की चिंता मत करो। यहाँ मेरी कार्ड लो। वह अपने बैग को उठाने वाली थी और उसे सराहना करने वाली थी जब अबीर ने उसे जल्दी से रोक दिया। नहीं, ठीक है, मेरे पास एक दोस्त है जो एक काफ़ी अच्छे रेस्तरां का मालिक है, मुझे उसे बुक करने दो। अबीर ने अपना फ़ोन निकाला और एक टेक्स्ट संदेश भेजने वाला था सुदीप को, उससे अनुरोध करते हुए कि वह उसके लिए एक टेबल बुक करे। फिर सोचा, पैराडाइस उसकी प्यारी पत्नी के लिए एक आश्चर्य था, इसलिए वंदना को किसी और स्थान पर आमंत्रित करना बेहतर होगा। इसलिए उसने अपने दिमाग में अगले व्यक्ति को संदेश भेजा, डॉन एल्बर्ट। मैं एक दोस्त का स्वागत करने के लिए डिनर की मेज़ बुक करना चाहता हूँ। कृपया इसे एक उच्च श्रेणी के होटल में बुक करें, शंग्रीला को छोड़कर। जल्द ही उसे एल्बर्ट से एक जवाब मिला, मिस्टर अबीर, मेरे पास एक जगह है जिसे पैराडाइज स्प्रिंग्स कहा जाता है। ये विस्तारा हिल्स में सबसे अनोखे रेस्तरां में से एक है जो पैराडाइज के समान है। मैं कल आपके और आपके मेहमान के लिए सबसे अच्छे डायमंड स्वीट और सबसे अच्छे भोज का इंतजाम करूंगा। मुझे आपके रेस्तरां में आपका स्वागत करने का सम्मान है। अबीर ने बस ठीक है के साथ जवाब दिया। अगले दिन आरोही ने एमरान ग्रुप के मुख्यालय में पूरा दिन बिताया, परियोजना और उनके संबंधों से संबंधित मामलों को संभालते हुए। अबीर ने रितिका को फोन किया और उससे वंदना की नौकरी की नियुक्ति के बारे में पूछा। रितिका ने वास्तव में आश्चर्यचकित होकर कहा कि अबीर को इसके बारे में पता था। एबीर ने वंदना की निगरानी के लिए उसे खरीदा था और हमेशा उसे रिपोर्ट करने के लिए कहा था कि अगर कोई असामान्यताएं हों। रितिका से बात करने के बाद एबीर टैक्सी लेकर एयरपोर्ट गया वंदना को लेने के लिए। जब वह एयरपोर्ट पहुंचा तो एबीर टैक्सी से उतरा और आगमन हॉल की ओर बढ़ने वाला था, तभी एक मर्सिडीज बेंज जी क्लास अचानक रुकी और उसके सामने आ गई। केशव, आरोही का रिश्तेदार, कार की खिड़की से अपना सिर बाहर निकालकर एबीर को देखकर भौंका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ आरोही की दोस्त को लेने आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एबीर ने भी भौंकते हुए कहा जब उसने कार में परिचित चेहरों को देखा। केशव के अलावा वहाँ दीपेश और माधवी भी थे। केशव ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम मिस गुप्ता की बात कर रहे हो? हम यहाँ उनका स्वागत करने आए हैं, तुम बस बेकार हो, यहाँ से निकल जाओ। एबीर ने किसी भी तरह से हंसते हुए कहा, तुम निकल जाओ। फिर एबीर ने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए सीधे एयरपोर्ट के आगमन हॉल में चलना शुरू कर दिया। केशव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह एबीर को गालियां देने वाला था जब माधवी ने जल्दी से उसके हाथ खींचते हुए कहा, अरे मिस गुप्ता यहाँ जल्द ही आने वाली हैं। दादी ने तुम्हें याद दिलाया था कि उन्हें अच्छा प्रभाव छोड़ना है, याद है? अगर तुम उन्हें अपनी पत्नी बना लेते हो तो तुम्हारी स्थिति हमारे परिवार में बेजोड़ होगी। अभी के लिए इस लूजर को अकेला छोड़ दो। केशव ने आश्चर्य से उसकी बात को सुना और उसने अपनी बहन की गंभीरता को समझा। वंदना का स्वागत करना दूसरा कार्यक्रम था। उसने एबीर के प्रति अपनी नाराजगी को सहन किया। उसके लंबे गहरे लाल बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह लटक रहे थे और उसने एक सफ़ेद ड्रेस पहन रखी थी जो उसके खूबसूरत शरीर को दर्शाती थी। करीब से देखने पर उसके चेहरे के लक्षण और आकृति किसी भी तरह से आरोही से कम नहीं थी और वास्तव में उनके आकर्षण मानकों के मामले में उनके अपने गुण थे। केशव भी इस दृश्य से चकित था, यहाँ तक कि दीपेश, जो वहाँ एक अतिरिक्त था, उसकी सुंदरता से प्रभावित था। वह सच में ईस्टक्लिफ के प्रसिद्ध परिवार की बेटी की प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। इसी समय वंदना ने भी भीड़ में उन्हें देखा, इसलिए उसने तुरंत लोगों के बीच से चलकर उनके पास आई और हाथ हिलाते हुए कहा, केशव, माधवी और एबीर, नमस्ते, बहुत समय हो गया। केशव के दिल में एक तीव्र आग धीरे धीरे भड़कने लगी। उसने जल्दी से कहा, अरे वंदना, बहुत समय हो गया। तुम अब और भी खूबसूरत हो गई हो। एबीर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, काफी समय हो गया। केशव ने बीच में ही कहा, वंदना, मैंने खास तौर पर तुम्हारे आने की जानकारी में विस्टारा हिल्स के सबसे अच्छे होटल में एक स्वीट बुक किया है, तुम्हें हमारे शहर में स्वागत करने के लिए। आओ, चलो। वंदना ने एबीर की ओर देखा और फिर केशव से माफी मांगते हुए कहा, केशव, मुझे खेद है, मैंने पहले ही आरोही और एबीर के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। चलो, पे के लिए बाद में मिलते हैं, ठीक है? मैं विस्टारा हिल्स में लंबे समय तक रहूंगी, हमारे मिलने के कई मौके होंगे।
केशव के दिल में एक परेशान करने वाला गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा, पहले की उत्साही आग को बदलते हुए। एबीर, जो एक लूजर था, ने उसके महत्वपूर्ण क्षण को इस महत्वपूर्ण दिन पर बर्बाद कर दिया। वह सबसे बुरा था। उसने एबीर को तिरस्कार से घूरते हुए कहा और एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, मुझे आश्चर्य है कि मेरे नीच चचेरे ब्रदर इन लॉ ने किस रेस्तरां में बुकिंग की है। एबीर थोड़े चौंक गए जब उन्होंने सुना कि केशव ने भी हेवन स्प्रिंग्स में एक स्वीट बुक किया है। क्या संयोग है! क्या डॉन एल्बर्ट ने नहीं कहा था कि वह हेवन स्प्रिंग्स का मालिक है? उसने उनके लिए रेस्तरां में भी एक स्वीट तैयार किया था, क्या नहीं? इसी समय दीपेश हैरानी से देख रहा था। वाह केशव, क्या तुम सच में हेवन स्प्रिंग्स में गोल्डन स्वीट के लिए बुकिंग करने में सफल रहे? हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, केशव ने गर्व से हंसते हुए कहा। अपनी घमंडी घोषणा के बावजूद ये केवल केशव का बड़ाई करना था। वंदना ने भी ईस्टक्लिफ में हेवन स्प्रिंग्स के बारे में सुना था। उसने जल्दी से कहा, हम सभी दोस्त हैं, तुम्हें मेरे लिए इतनी भव्य योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं है। केशव ने चतुराई से कहा, ओह नहीं, तुम हमारे विशेष मेहमान हो, मैं तुम्हें एक सामान्य दोस्त की तरह कैसे ट्रीट कर सकता हूँ? फिर उसने एबीर की ओर मुड़कर पूछा, अरे मुझे आश्चर्य है कि तुमने किस रेस्तरां में बुकिंग की है। एबीर ने सपाट स्वर में कहा, अच्छा क्या संयोग है, मैंने भी हेवन स्प्रिंग्स में एक अपॉइंटमेंट किया है। केशव जोर से हंस पड़ा। एबीर, क्या तुम बेवजह बड़ाई करने के लिए खुद को चोक करने की चिंता नहीं कर रहे हो? एबीर ने किसी भी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं बड़ाई कर रहा हूं तो इसका तुमसे क्या लेना देना? मैं तुम्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहा, तुम मेरे बारे में इतना क्यों चिंतित हो? केशव ने तिरस्कार से कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम दरवाजे से भी गुजर सकते हो। वंदना, जो पूरे दृश्य को देख रही थी, एबीर को निशाना बनते हुए नहीं देख सकी। उसे पता था कि एबीर का खुराना परिवार में क्या स्थान है। वह परिवार में अपनी स्थिति के कारण आर्थिक और मानसिक रूप से पीड़ित था। उसके लिए उसके उद्देश्य के लिए सबसे अच्छे रेस्तरां में एक स्वीट बुक करना काफी अवास्तविक था। उसने सोचा कि एबीर ने जानबूझकर झूठ बोला क्योंकि वह अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता था और वह नहीं चाहती थी कि वह बहुत शर्मिंदा हो। इसलिए उसने जल्दी से कहा, अरे चलो इस बहस को बंद कर देते हैं, ठीक है? चूंकि तुम दोनों ने एक ही जगह पर बुकिंग की है तो क्यों न हम वहां एक साथ चलें? केशव ने एबीर को घूरते हुए कहा और हंसते हुए कहा, ठीक है, वंदना के लिए मैं तुम्हें आज एक मुफ्त भोजन देने दूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि एक उच्च श्रेणी का रेस्तरां कैसा होता है। एबीर ने केवल मुस्कुराया और उसके व्यंग्यात्मक टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया। प्रसिद्ध डॉन एल्बर्ट जब उसे देखेगा तो वह झुक जाएगा, उसके रेस्तरां से उसे क्या शानदार परिणाम मिलेगा। यह अफसोस की बात है कि घमंडी केशव अपनी घमंड से अंधा था। रेस्तरां का आंतरिक सजावट और शैली आकर्षक क्लासिक आकर्षण से भरी हुई थी और दरवाजे पर साइनबोर्ड उच्च गुणवत्ता वाले पीले रोजवुड से बना था। एबीर ने रेस्तरां में डिजाइन को देखकर आश्चर्य से देखा। वंदना ने देखा और एक्सक्लेम किया, मैंने ईस्टक्लिफ में हेवन स्प्रिंग्स के बारे में सुना है और सच में यह अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, वंदना, मुझे तुम्हें यहाँ तुम्हारी यात्रा के लिए सबसे अच्छे स्थान पर लाना था। बिल्कुल। फिर उसने एबीर की ओर तिरस्कार से देखा, किसी के लिए नहीं। अगर तुम्हारे लिए नहीं होता तो शायद उसे अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसे उच्च श्रेणी के रेस्तरां में जाने का मौका नहीं मिलता। माधवी ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, एबीर, क्या तुमने यहाँ भी एक अपॉइंटमेंट नहीं किया था? कौन सा स्वीट? हमें दिखाओ। एबीर ने जोर देकर कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैंने यह नहीं सोचा कि कौन सा स्वीट लेना है। मैंने बस उनके बॉस को एक टेक्स्ट भेजा और उनसे कहा कि मेरे लिए इसे व्यवस्थित कर दें। मैं अभी संदेश की जांच करता हूं, मुझे 1 मिनट दो। केशव ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो। ये प्रसिद्ध *** डॉन एल्बर्ट रोड्स है। एबीर ने उनकी घिनौनी टिप्पणियों को नजरअंदाज किया और अपने फोन पर संदेश की जांच करने लगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे लिए डायमंड स्वीट बुक किया है। केशव तुरंत हंस पड़ा, हा, डायमंड स्वीट? एबीर, मुझे हंसाने मत दो। क्या तुम जानते हो कि डायमंड स्वीट में कौन जा सकता है? पूरे विस्टारा हिल्स में 10 से ज्यादा लोग नहीं। तुम तो बस एक बेकार हो। वंदना शोर के बीच चुप रही, हालांकि उसके मन में एक विचार धीरे धीरे विकसित हो रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एबीर इतना बुरा हारने वाला होगा। वह खुद को डायमंड स्वीट में खाने का हकदार समझता है। उसे पहले लगता था कि इस आदमी के पास न पैसा है न शक्ति और वह थोड़ा असहाय है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना आत्ममुग्ध है। वह वास्तव में उससे निराश थी। एबीर ने बस उनकी पुरानी टिप्पणियों पर मुस्कुराया। उसकी नज़र में ये लोग केवल घमंडी मूर्ख थे और उसे उनके स्तर पर गिरने की जरूरत नहीं थी। दीपेश भी शुरू हो गया, एबीर, मेरे पिता भी डायमंड स्वीट में खाने के लिए योग्य नहीं है। तुम तो बस बकवास कर रहे हो।
माधवी ने उसके बाद कहा, दीपेश, ऐसा लूजर तो डायमंड स्वीट के बचे हुए खाने के लिए भी योग्य नहीं है, वहां खाने की तो बात ही छोड़ दो। एबीर ने दीपेश की ओर देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम बेवकूफ हो, डॉन एल्बर्ट ने कल तुम्हारे रिश्तेदार को बुरी तरह पीटा था, तुम्हें आज उसके रेस्तरां में खाने की हिम्मत कैसे हुई? इस विचार के साथ उसने पूछा, दीपेश, मैंने सुना कि तुम्हारे चचेरे भाई के साथ कुछ हुआ था, क्या ये सच है? दीपेश ने अजीब तरीके से भौंका। फिर उसने एबीर के जवाब का इंतजार किए बिना आगे कहा, उसे कल हमला किया गया था और वह अभी भी कोमा में है। एबीर ने सिर हिलाया और बेवकूफ बनने का नाटक किया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैंने सिर्फ सुना कि उसके साथ कुछ हुआ है, बस इतना ही। दीपेश ने निराशा में कहा, हमारे पीछे भगत परिवार का मजाक मत उड़ाओ। अगर मैंने फिर से इसके बारे में सुना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एबीर ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वास्तव में एक बड़ा बेवकूफ परिवार। क्या उन्हें ये ध्यान नहीं आया कि एल्बर्ट ही था जिसने उसके रिश्तेदार को चोट पहुंचाई थी? ये दिलचस्प हो रहा था। इस समय एक आदमी काले सूट में उनकी ओर बढ़ा और एबीर के सामने खड़ा हो गया। परिचित चेहरे को देखकर एबीर ने पहचाना कि वह एल्बर्ट का एक बॉडीगार्ड है। आदमी ने तुरंत एबीर को पहचान लिया। उसके चेहरे पर उत्साहित और सम्मानजनक मुस्कान थी और उसने लगभग एबीर के सामने झुकने की कोशिश की जब एबीर ने उसे तेजी से सिर हिलाया। आदमी कुछ समय के लिए ठिठक गया, ये सोचते हुए कि श्रीमान एबीर अपनी पहचान को कम प्रोफाइल में रखना पसंद करते हैं। उसने सीधे कहा, नमस्ते, आपका स्वीट तैयार है, कृपया मेरे साथ चलें। केशव हैरान रह गया, कब से हेवन स्प्रिंग्स के गोल्डन स्वीट के खाने वालों को इतना ध्यान और व्यक्तिगत सेवा मिल रही है? केशव, तुम तो काफी अद्भुत हो। केशव खुशी से हंसते हुए और संतोषजनक चेहरे के साथ बोला, मुझे उसके साथ अपनी दोस्ती दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बेहतर है कि मैं कम प्रोफाइल में रहूं। हा, वह वास्तव में यह नहीं सोच रही थी कि केशव खुराना विस्तारा हिल्स में इतना प्रभावशाली होगा। वह एबीर की तुलना में बहुत अधिक विश्वसनीय था। उसने एक बिल निकाला, उसे सीधे एबीर को दिया और धीरे से कहा, सर, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। डायमंड कलेक्शन विशेष रूप से एबीर के लिए आरक्षित था और उसकी हस्ताक्षर की आवश्यकता थी। एबीर ने मुस्कुराते हुए कलम और कागज लिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना नाम हस्ताक्षर कर पाता, केशव की तेज चीख गूंज उठी। केशव ने एक उदास चेहरे के साथ आगे बढ़ते हुए एबीर के हाथों से कलम और कागज छीन लिया, तेजी से अपना नाम हस्ताक्षर किया और एबीर पर चिल्लाया, तुम धोखेबाज चूहा। काले कपड़े पहने आदमी केशव के अचानक और अशिष्ट हस्तक्षेप से चौंक गया। उसने एबीर की ओर देखा और उसे एक प्रश्नात्मक नजर दी, जैसे पूछ रहा हो कि क्या उसे उस बदमाश को सबक सिखाने में मदद चाहिए। एबीर ने धीरे से अपना सिर हिलाया, कोई बात नहीं, अगर वह इसे इतनी बुरी तरह से हस्ताक्षर करना चाहता है तो उसे करने दो। एबीर नहीं चाहता था कि स्थिति वंदना के सामने असहज हो, वह उसकी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त थी। वे कमरे में गए और सभी ने बैठ गए। केशव ने वंदना को मेज के मुख्य स्थान पर बैठने के लिए कहा, जबकि एबीर को कोने में अकेला बैठने दिया। वंदना ही थी जो कभी कभी उससे बात करती थी। जल्द ही सुंदर व्यंजन और शराब एक एक करके स्टूअर्ड्स द्वारा पेश की गई। सभी व्यंजन बहुत अच्छे और शानदार गुणवत्ता के सामग्री से बने थे। यहाँ तक कि उच्च गुणवत्ता वाले एबेलोन और ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर केवल साइड डिश के रूप में पेश किए गए। यहाँ तक कि शराब 1 सदी पुरानी थी, जिसकी कीमत $1,00,000 प्रति बोतल थी। एक अमीर परिवार से होने के नाते वंदना इस शानदार भोजन के प्रसार से चकित थी। दीपेश ने ईर्ष्या भरे साय के साथ कहा, केशव, आपके भोजन के लिए बजट कितना है? केशव ने घमंड से जवाब दिया, $3,00,000। दीपेश ने आश्चर्य से आंखें खोलीं। क्या आप सुनिश्चित हैं? यह आपकी सामान्य कीमत सीमा नहीं है, यहाँ तक कि शराब की बोतलें भी आपके बजट से अधिक हैं। केशव के चेहरे पर एक सामान्य मुस्कान थी, लेकिन अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था। वंदना की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चमक उठी। उसने केशव की ओर देखा और कहा, धन्यवाद केशव। केशव के मन में वंदना के शब्दों से आई गर्मी ने उसके भ्रमित विचारों को मिटा दिया। वह चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, आपका स्वागत है, यह मेरी खुशी है। फिर उसने एबीर की ओर मुड़कर शर्माते हुए पूछा, एबीर, मुझे लगता है कि आपने अपने जीवन में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया, है ना? एबीर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें इतना आत्मविश्वास किसने दिया? केशव ने उपहास में चिल्लाया, तुम्हारे पास मेरे साथ खाने का सम्मान है और तुम्हारा गंदा मुंह अभी भी इतना जिद्दी है। दिमाग में रखो, अगर तुमने पहले कभी इतना अच्छा खाना खाया है तो तुम मेरे सिर को गेंद बनाकर लात मार सकते हो। एबीर बस मुस्कुराया। जब वह बच्चा था तब उसने जो दिन बिताए थे वे इतने शानदार थे कि साधारण लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। चौहान परिवार में ये व्यंजन बस नौकरों के लिए होते थे। माधवी ने एबीर की घमंड भरी नजरों को देखते हुए गुस्से में कहा, एबीर, तुम्हारा ये रवैया क्या है? तुम लूजर हो।
विश्वास करो, मैं तुम्हें अभी कमरे से बाहर निकाल दूंगी। हम तुम्हें एक मुफ्त भोजन दे रहे हैं और क्या तुम हमें ऐसे ही ट्रीट कर रहे हो? तुम फकिंग लूजर हो। लेकिन ठीक इसी समय सूट का दरवाजा जोर से खोला गया और एक खुरदुरी और मजबूत आवाज सूट में गूंज उठी। तुम बेवकूफ लोग कहाँ से आए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुरंत एक मोटा आदमी दरवाजे पर खड़ा था। वह एक अरमानी सूट में था, उसके गले में एक बड़ा सोने की चेन थी और उसके चेहरे पर एक सेंटीपीड जैसी निशान थी जो उसकी आंखों के कोने से लेकर उसकी ठोड़ी तक फैली हुई थी। आदमी ने एक हाथ में बिल और दूसरे हाथ में एक बैट पकड़ा हुआ था, उसका चेहरा एक शेर की तरह भयानक था। तुरंत बाद एक दर्जन मजबूत लोग टैटू के साथ कमरे में घुस आए और उसके चारों ओर खड़े हो गए, मेज को घेरते हुए। सभी लोग इस दृश्य से बहुत चौंक गए। बिल ने उसे आज बताया था कि डायमंड कलेक्शन विशेष रूप से अत्यंत सम्मानित मिस्टर चौहान के लिए आरक्षित है और सुनिश्चित किया कि उसके लिए सही व्यवस्था की जाए। जब उसने सूट के मेहमानों की जांच की तो उसने पाया कि एक बगर केशव खुराना ने डायमंड कलेक्शन के लिए बिल पर हस्ताक्षर किया था। वह गुस्से में था क्योंकि उस केशव ने अचानक आकर उस सूट पर कब्जा कर लिया था जिसे उसने सम्मानित मेहमान के लिए तैयार किया था। केशव ने अपने पैरों पर खड़े होकर चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? मैंने इस सूट को बुक किया है, तुम कौन हो यहाँ परेशानी पैदा करने वाले? बिल ने केशव की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम केशव खुराना हो? केशव ने सिर हिलाया और गर्व से कहा, हाँ मैं हूँ। बिल ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, उसे मेरे पास लाओ। दो मजबूत लोग तुरंत केशव को उसकी सीट से खींचकर ले गए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। एक आदमी ने केशव के घुटने पर लात मारी और वह सीधे बिल के सामने घुटने के बल गिर गया, दर्द में चिल्लाते हुए। बिल ने केशव को ऊपर से नीचे तक एक ठंडी और खंजर जैसी नजर से देखा, जिससे वह एक डरपोक की तरह कांपने लगा। हस्ताक्षरित बिल सीधे केशव के सिर पर फेंका गया। केशव ने खुद को समेटने के लिए गला साफ किया और कहा, यह एक गलतफहमी है। मैंने पहले से इस गोल्डन कलेक्शन में एक अपॉइंटमेंट बुक की थी, मैंने $3 लाख की अग्रिम राशि भी दी है। दीपेश ने बीच में ही कहा, तुम क्या कर रहे हो? केशव ने इस क्षेत्र को बुक किया है। क्या तुम्हारे यहाँ कोई नियम नहीं है? बिल ने केशव के गाल पर थप्पड़ मारा और गरजते हुए कहा, गोल्डन कलेक्शन? ये तो डायमंड सूट है, बेवकूफ। डायमंड सूट? ये तो पता चला कि यह गोल्डन कलेक्शन नहीं था। डायमंड सूट इतना विशेष था और वह यहाँ प्रवेश करने के लिए भी योग्य नहीं था, यहाँ तक कि इसमें खाना भी नहीं खा सकता था। माधवी ने तुरंत कहा, केशव, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम डॉन एल्बर्ट को जानते हो? जल्दी उन्हें समझाओ। केशव ने भारी सांस ली। चुप रहो, मुझे डॉन एल्बर्ट के बारे में कैसे पता होगा? लेकिन क्या तुमने अभी कहा नहीं? वंदना ने भाई बहनों को ठंडी नजर से देखा, ये समझते हुए कि केशव केवल एक घमंडी धोखेबाज था। वह अचानक उससे थोड़ी निराश हो गई। बिल ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, तुम्हें डॉन एल्बर्ट का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई, बेवकूफ? तुम्हारी मौत की इच्छा है, क्या नहीं? उसने अपने शरीर को सीधा किया और अपने लोगों से कहा, उसे पकड़ो, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। केशव को जमीन पर दबा दिया गया, उसे 1 इंच भी हिलने नहीं दिया गया। पल भर में बिल ने बैट उठाया और उसे सीधे नीचे गिरा दिया। आह, मेरा हाथ, मेरा हाथ! केशव डिस्परेटली चिल्ला रहा था, उसका शरीर अपने पसीने से तर था। यहाँ तक कि उसकी पैंट भी एक शर्मनाक जगह पर गीली हो गई। वह शर्मनाक तरीके से बेहोश हो गया। इस भयानक दृश्य को देखकर दीपेश और माधवी जैसे दो कागज की चादरें हल्के हो गए, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। केशव, जो पहले इतना घमंड में था, एक पल में अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गया। वे उन परिणामों से डर गए जो उन पर आ सकते थे। वंदना भी इस घटना से डर गई थी और उसका पूरा शरीर जोर से कांप रहा था। उसने एबीर के पीछे छिपकर बुदबुदाया, हम क्या करें? क्या वे हमें मार देंगे? एबीर ने वंदना के कंधे पर हाथ रखा ताकि उसे कुछ सांत्वना दे सके और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। वंदना ने एबीर की ओर आभार से देखा। हालांकि वह जानती थी कि एबीर इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन उसके शब्दों ने उसके चिंतित दिल को बहुत सुकून दिया। उसने अपना सिर घुमाया और दीपेश की ओर देखा। तुमने कहा था कि हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है ना? फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। उम्मीद है आप इस सीरीज को अपना प्यार दें।